नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की फसल में कॉलर रॉट रोग की रोकथाम। टमाटर की खेती से मालामाल हो रहे किसान से मुलाकात। भाइयों, मूंगफली एक ऐसी फसल है जो तिलहन के रूप में अपनी विशेष पहचान रखती है। इसकी खेती करने में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुवाई की है। लेकिन इस समय कुछ किसान भाइयों के मूंगफली की फसल में कॉलर रॉट रोग की समस्या देखी जा रही है। तो इस रोग की सही पहचान किसान कैसे करें और रोकथाम के लिए अपने स्तर पर कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टाकराड़ा के विषय विशेषज्ञ इरफान खान। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे मूंगफली में लगने वाली प्रमुख कवकजनक बीमारी है। तो जो मूंगफली की बुआई के लगभग 45 दिन तक जो प्रमुख बीमारी चलती है वो है कॉलर रॉट या काली जड़। मूंगफली की फसल में कॉलर रॉट रोग की पहचान की बात करें तो ये मूंगफली का बीज जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण बीज के अंकुरण के समय से दिखाई देने लगते हैं। इस बीमारी का आक्रमण बुआई से लेकर 50 दिन के अंतराल तक अधिक दिखाई देता है। प्रभावित पौधों को 100% हानि पहुंचाता है। रोग के लक्षण पौधों के उस भाग पर प्रकट होते हैं जो मिट्टी की सतह से लगा होता है। मिट्टी की सतह का तने का भाग रोग जनक फूंद से ग्रसित हो जाता है। ये रोग पौधों के आधार को कमजोर कर देती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं एवं सूखकर मुरझा जाते हैं। इन प्रभावित पौधों के सूखी सड़न वाले स्थान पर रोग जनक फफूंद की उभरी हुई काली काली रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती है। इस रोग के कारण मूंगफली की फली और चारे की पैदावार को भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान बुआई के समय हमेशा गुणित ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा को गुणन के लिए लगभग 100 किलोग्राम FOM या सड़ी गली खाद लेकर उसमें 4 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डाल लें और उसको गुणित करके बुआई के साथ या बुआई से पूर्व इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो प्रमुख भूमि जनित कवक हैं उनके नियंत्रण के लिए किसान सरसों की खड़, अरंडे की खड़ या नीम की खड़ 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जब भी बुआई करें, बुआई से पूर्व बीजों को जो फंजीसाइड है या कवकनाशी है उससे उपचारित कर लें। मूंगफली में कॉलर रॉट रोग होने के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। संक्रमित बीजों की बुआई, बीजों की उचित गहराई पर बुआई न होना, मृदा का उच्च तापमान होना, मिट्टी में नमी की कमी इत्यादि के कारण होता है। भूमि जनित बीमारी कॉलर रॉट या काली जड़ की रोकथाम में इस्तेमाल होता है वो है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल DFS 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा से भी बीजों का उपचार किया जा सकता है। ट्राइकोडर्मा की 2 प्रजातियां, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और ट्राइकोडर्मा विरिडी, इनका 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार करके किसान है वो बुआई करें। इसके अलावा जब खड़ी फसल में ये समस्या ज़्यादा आने लग जाए तो जो विभिन्न फंजीसाइड हैं जो सिफारिश है उन सिफारिश फंजीसाइडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें प्रमुख है टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल। इन दोनों का प्रयोग आप मिट्टी में मिला के भुरकाव कर दें और ऊपर से सिंचाई कर ले, या फिर सिंचाई में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं जिससे ये जो बीमारी है उनका नियंत्रण हो सके। ये जो बीमारी है बुआई से लगभग 45 दिन तक ही सक्रिय रहती है। 45 दिन के बाद में ये बीमारी है वो मूंगफलियों को ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती। रॉट रोग का प्रबंधन, उचित फसल चक्र अपनाएं, संक्रमित फसल अवशेषों को नष्ट कर दें। प्रमाणित बीजों की बुआई करनी चाहिए। बुआई से पूर्व बीज को 5 ग्राम थीरम से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। जैव फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। धान गेहूं की परंपरागत खेती के अलावा किसानों के लिए टमाटर की खेती काफी लाभदायक साबित हो रही है। टमाटर मैदानी क्षेत्रों सहित पर्वतीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन कभी अधिक उत्पादन के कारण कम भाव मिलने से किसान कुछ नहीं कमा पाते हैं। इसलिए किसान खेती के सही समय का ध्यान रखें, तो इसकी खेती से मालामाल हो सकते हैं। आज हम आपको प्रगतिशील किसान रूपचंद से मिलवाने वाले हैं, जो टमाटर से मोटी कमाई कर रहे हैं। टमाटर की खेती से आज किसान काफी लाभ कमा रहे हैं। इसकी खेती मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ी इलाकों में भी की जाती है। आज टमाटर की कई ऐसी किस्में विकसित हो चुकी हैं, जिससे कम एरिया में अधिक उपज किसान ले रहे हैं। मैं बहुत सालों से 20 सालों से टमाटरों की खेती करता हूँ। ये टमाटर मैंने 2-2.5 बीघे में इस साल लगाया। हमारा यहाँ पहाड़ी एरिया है और हमारे यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं, इस जगह पर पहले 4-5 खेत छोटे छोटे होते थे, जिसमें सिंचाई, स्प्रे, सुतली बांधना, पोल लगाना बड़ी दिक्कत होती थी। इसमें हमने जेसीबी लगा के 4-5 खेतों का ये प्लाट इकट्ठा बनाया। इसमें बहुत मेहनत करके बिल्कुल प्लेन किया इसको और ये बड़ा खेत बनाया। इनके टमाटर की खेती का एरिया लगभग 2.5 बीघा है, जो कि 1 एकड़ के बराबर है। इन्होंने बड़े परिश्रम से इस खेत को तैयार किया है और कई वर्षों से इन खेतों में टमाटर उगा रहे हैं। इसमें हमने ड्रिप लगाया, जिसमें हमने 42 इंच पर इसकी लाइन दी। जैसे इसमें पाइप बिछी हुई और उसमें 1 फुट पर छेद था। 1-1 फुट पर हमने टमाटर का पौधा लगाया। टैंक बनाया हुआ है और वहां से पाइप आती है और पाइप से आगे हमने इसमें ड्रिप लगाया हुआ है। ड्रिप में इसमें हम इस खेत को पूरे को आधा करके 2 बार में सिंचाई करते हैं। बीज हमने इसमें कुछ थोड़ा हिमसोना लगाया है, कुछ थोड़ा अभिरंग लगाया है और एक बीज पता नहीं कौन सी कंपनी का है, 13405 नाम है। और 13405 इसमें सबसे अच्छा निकल रहा, अच्छा चल रहा, उसका साइज भी अच्छा है। ये टमाटर की संकर किस्मों का चुनाव करते हैं, जिनको बढ़ने के लिए सहारा देना पड़ता है। सहारा देने से पौधों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। जिस टाइम हमने खेत को बुआई किया था, उस टाइम इसमें हमने 400 किल्टा गोबर खाद का डाल के बुआई करती बार मिलाया था। और पौधा लगाने के बाद इसकी हर 5-6 दिन के बाद इसमें ड्रिप से सिंचाई करते रहे। जब गुड़ाई छपाई की तो इसमें हमने जर्मन मिक्सचर और यूरिया खाद गुड़ाई छपाई में 2 बार डाली है। उसके बाद इसमें हमने ये बांस के पोल लगाए। उसके बाद सुतली बांधी और पौधे को स्टैंड करने के लिए जब पौधा मतलब इधर उधर गिरने लगा तो हमने इसमें पोल गाड़े और सुतली बांधी, उससे पौधे को स्टैंड किया। अच्छी उपज तभी मिलती है जब फसल में रोग और कीटों की समस्या नहीं आए, या आए तो बिना देरी के सही उपचार हो। ये किसान सही समय पर फसल सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं, जिससे इनकी फसल रोग और कीट मुक्त रहती है। कीड़ा लगने लगा तो हमने इसमें स्प्रे करनी शुरू की, जो 10 या 15 दिन के बाद इसमें स्प्रे करते रहे। जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहा, इसमें शुरू में जैसे कीड़ा लगा, फूल काटने वाला कीड़ा लगा, उसके लिए हमने कीटनाशक दवाई की स्प्रे की। उसके बाद फिर इसमें जड़ों की और फंगस वगैरह लगने लगा, उसके लिए हमने इसमें मेटको की एक स्प्रे की। उसके बाद फिर हमने इसमें डायथेन M45 और स्टेप्टोसाइक्लिन बेबिस्टिन इसकी स्प्रे 15 दिन बाद कर। इस समय फसल की तुड़ाई हो रही है और इन्हें टमाटर का अच्छा बाजार भाव भी मिल रहा है। ये किसान अभी तक 400 कैरेट टमाटर की तुड़ाई कर चुके हैं। इस बार हमने बारिश की वजह से थोड़ा हमारा सीजन थोड़ा लेट हुआ और अब शुरुआती ही है। शुरू के दौरान में तो 2-4 करेटें निकलती थी, अब इसमें 10-15 करेटें निकल रही।
जो हमने अभी तक मेरा 400 क्रेटे इसमें से निकाल दी। अभी जो रेट मिल रहा 700-800 रुपए क्रेट बिक रही। 1 कैरेट में 35 किलोग्राम टमाटर आता है और 1 कैरेट टमाटर का भाव 750 रुपए है, जिससे अभी तक इनको कुल लगभग 3 लाख रुपए की आमदनी हुई है और 40,000 रुपए की लागत आई है, यानी 2,60,000 रुपए अभी तक शुद्ध लाभ ले चुके हैं। ये फसल अभी भी चल रही है, जिससे इनका शुद्ध मुनाफा और बढ़ेगा। और अगर फसल में बीमारी ना लगे, बची रहे, तो इसमें 700-800 क्रेट हर साल निकल जाती है। आगे रेट पर निर्भर है, तो अगर इस हिसाब से रेट अच्छा रहा तो हमारा 5-6 लाख रुपया मतलब इस खेत में मिलने की उम्मीद है। हर बार मतलब इतना का 500-700 क्रेट इस खेत में निकल जाती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअरों में एक रोग लगता है खुरपका, मुंहपका, जो जानलेवा तो नहीं होता है, लेकिन इससे पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं। गाय भैंस की दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। बरसात और बदलते मौसम के दौरान पशुओं में फैलने वाले खुरपका और मुंहपका रोग की रोकथाम समय पर करना जरूरी है। साथ ही इससे स्वस्थ पशुओं को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। तो एफएमडी रोग एक विषाणु जनित बीमारी है, एक वायरल बीमारी है और बहुत ही संक्रामक रोग है। यह बीमारी हर एक वैसे पशु को हो सकता है जिसका खुर 2 भाग में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्लोवन फुटेड एनिमल्स कहते हैं, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूकर, ये सारे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, उसमें एफएमडी रोग से वह ग्रसित हो सकते हैं और आपको भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। यह बीमारी जानलेवा नहीं होती है, बड़े जानवरों को आहत नहीं करती है, लेकिन छोटे मवेशी, छोटे पशु इससे ग्रसित हो सकते हैं। इस रोग का प्रसार बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने से पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित पशु में कई लक्षण दिखाई देते हैं। कभी गर्मी, कभी ठंड, अचानक से कभी मौसम में बदलाव, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन यानी विषाणु जनित रोग से आपके पशु ग्रसित हो सकते हैं। मुंह में फफोले पड़ जाना, उसके जीभ में, उसके होठ पे, नाक में और उसके मुंह के अंदरूनी हिस्सों में आप देखेंगे, गाल के अंदरूनी हिस्सों में छाले पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से जानवर खाना खाना बंद कर देता है। शुरुआत में बहुत तेज़ बुखार होती है उसमें, एवं आप देखेंगे कि उसके मुंह से लार गिरता है और जानवर मुंह नहीं चलाता है, पागुर नहीं करता है, और जब मुंह खोलता है या मुंह चलाता है तो उसमें चप चप की आवाज़ आती है। और उसी प्रकार से खुर में भी दोनों खुर के बीच में एवं खुर के ऊपर भी आपके छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका जानवर लंगड़ाता है। और उसके अलावे उसके थन में भी ये लीजन्स आ सकते हैं। इस तरह के लक्षण आपको चमड़े में भी दिख सकते हैं और जानवर का जो उत्पादन है वो एकदम घट जाता है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यह बीमारी का उपचार विशेष नहीं है, उसके लक्षणों को देखते हुए आप उपचारित करेंगे। बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, छालों को सफाई करेंगे। लक्षणों के आधार पर पशु का उपचार किया जाता है। रोगी पशु में सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगाए जाते हैं। मुंह और खुरों के घावों को फिटकरी या पोटाश के पानी से धोते हैं। मुंह में बोरोग्लिसरीन तथा खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का प्रयोग किया जा सकता है। अब इस बीमारी को बचाव ही सबसे बड़ा आपका हथियार है और आप अपने जानवरों को नियमित रूप से एफएमडी का टीकाकरण, खुरहा चपका बीमारी का टीकाकरण अवश्य करवाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम जो पहला टीका होगा आपका बच्चे अवस्था में 4 महीने, 3 से 4 महीने के उम्र में आप एफएमडी का पहला टीका आप लगाएंगे। उसमें बाज़ार में अच्छी वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, आप उसको कराएंगे, उसको फिर दोहराएंगे एक बार बूस्टर डोज,
और बूस्टर डोज 3 से 4 महीने के बीच में हम लोग उसको फिर से दोहराएंगे। और साल में 2 टीके फुट एंड माउथ डिजीज़ के आप अवश्य करवाएंगे। किसान भाइयों, यह बीमारी एक बार जब अफेक्ट कर लेता है, आपके जानवरों में, आपके झुंड में आ जाता है, उसके बाद आप टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए एक नियम के रूप में आप सुनिश्चित करेंगे कि ये टीकाकरण आपके जानवरों में जब स्वस्थ अवस्था में वो हों तब टीकाकरण हो जाए। इसकी अधिक जानकारी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप विभागीय पशुपालन विभाग के जो पदाधिकारी हैं एवं आपके ज़िला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के विशेषज्ञों से संपर्क करके भी इसके जो विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। इस बीमारी को बचाने का जो एक उपाय होगा, आप अपने मवेशियों के जो घर हैं, जो जगह पे आप बांधते हैं, वो साफ़ सुथरा रखें, समय समय पर छिड़काव करें, समय समय पर उसके अच्छे तरह से डिसइंफेक्शन करें। और इसके लिए आप पोटाशियम परमैंगनेट का घोल 0.1% का घोल आप व्यवहार कर सकते हैं। आप फॉर्मेलिन का व्यवहार कर सकते हैं ताकि उसके बाड़े की सफाई हो सके। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बीकानेर जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में वर्षा होने के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही मध्यम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। किसान भाई महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। खेतों में जहां भी खरपतवार उगाए हों उन्हें निकालकर नष्ट करें। अगेती बोई गई मूंगफली की फसल जो कि लगभग 40 दिन की हो गई हो, उसमें किसी भी प्रकार के शस्य कार्यों को ना करें। मानसून बरसात की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों की बुआई के लिए बीज, खेत एवं अन्य संसाधन तैयार करके रखें। खरीफ फसलों की बुआई के लिए बाजरा की RH-B 121, RH-B 67, RH-B 60, राज 171, GB 538, पूसा 605 आदि किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार ग्वार के लिए SML 667, MUM2, RMG 62, RMG 267, RMG 268, K 851, RMG 492 आदि का प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक मोट की किस्मों की बात है तो इसके लिए RMO 257, RMO 225, RMO 435 आदि किस्मों में से किसी भी किस्म की बुआई कर सकते हैं। बाजरे की बुआई के लिए 1 किलो बीज प्रति बीघा की दर से, मोट के लिए 3 किलो बीज प्रति बीघा की दर से, ग्वार के लिए 4 से 5 किलो बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। वर्षा जल के अधिकतम उपयोग के लिए वर्षा होने के तुरंत बाद जल्दी से जल्दी फसलों की बुआई कर दें। फलदार पौधों को लगाने के लिए 1 मीटर गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे खोदें और उसमें 20 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 ग्राम क्यूनॉल फास्फेट को मिलाकर भर दें। जहां मूंगफली की बुआई के समय जिप्सम नहीं दे पाए हैं, वहां खड़ी फसल में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का प्रयोग करें। भविष्य के लिए पानी और नमी की हर बूंद का संरक्षण करें। जानवरों को गर्म हवाओं से बचाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। पशुओं में पेट के कीड़े मारें व खुरपका और मुंहपका, काला ज्वर और गलघोटू जैसी घातक बीमारियों को रोकने के लिए मानसून के पहले ही टीके लगवा लें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बनहर, जिला उदयपुर से ओम प्रकाश जी ने। आप कड़कनाथ मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ओम प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा भी काफी ज्यादा है। देश में रोजगार तलाश रहे युवा इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले 4 दशकों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफी बड़ा अंतर है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गी के बारे में करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी के ये खास नस्ल पाई जाती है, जिसे कड़कनाथ के नाम से पहचाना जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाखून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खानपान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 केजी वजन के हो जाते हैं और लगभग 5 माह में 2 से 2.5 केजी की हो जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्चा आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिक जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। बस शुरू के दिनों में तापमान का ध्यान रखना होता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।